गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 6 का 6 चैप्टर का पार्ट 3 समझाने जा रही हूँ। समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा करना। संधि में दो अक्षरों या वर्णों का मेल होता है तो उन दो अक्षरों और वर्णों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से समास में जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम छोटा करते हैं तो एक नए शब्द की रचना होती है जिसे हम समास कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, पाठशाला, दही बड़ा और त्रिभुज। लड़का लड़की यानी कि लड़का और लड़की, पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, दही में डूबा है जो बड़ा। तीन भुजाओं का समाहार यानी कि जब हम इन्हें छोटा करेंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। दही में डूबा है जो बड़ा तो दही बड़ा बन जाएगा। पाठ के लिए शाला यानी कि पाठशाला, लड़का और लड़की यानी कि लड़का लड़की। तो बच्चों, ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्दों के इस तरह जुड़ने को समास कहते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि समासिक पद क्या कहलाते हैं। समासिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण से बनते हैं। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समासिक शब्द में समास शब्दों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा रसोई घर, तो रसोई घर समास है। अगर हम इसको तोड़ दें रसोई के लिए घर तो ये समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए जैसे लिखा लड़का लड़की तो ये समास है। अगर हम इसको लिख दें लड़का और लड़की तो ये समास विग्रह बन जाएगा। अब बच्चों, मैं आपको बताती हूँ समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले आएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या कहलाता है? जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो तथा समस्त पद भी अव्यय का ही काम करे उसे हम अव्ययीभाव समास के नाम से जानते हैं। ऐसे समासिक शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा प्रतिदिन, तो प्रति यानी कि अगर हम प्रतिदिन में पूछें कि उपसर्ग और मूल शब्द क्या है तो दिन हो जाएगा मूल शब्द, प्रति उपसर्ग। तो यानी प्रतिदिन का मतलब है कि हर दिन, रोज, तो यानी कि प्रत्येक दिन। आजीवन तो यानी कि जीवन मूल शब्द है और आ उपसर्ग है तो आजीवन ही का मतलब हो गया जीवन भर। यथासंभव, यथासंभव में यथा उपसर्ग और संभव मूल शब्द, तो जितना संभव हो सके यानी कि ये अव्ययीभाव समास है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए कि दिन भर, दिन भर में यानी कि दिन आपका पूर्व पद है और भर उत्तर पद यानी कि दिन भर का मतलब है कि पूरे दिन। आमरण, आ यानी कि पूर्व पद है और मरण उत्तर पद यानी कि मरने तक। निसंकोच यानी कि नि या निस हो गया पूर्व पद और संकोच हो गया उत्तर पद। और अगर हम आपसे इसी में पूछें कि इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है तो आप बताओगे बच्चों, नी हो गया इसमें उपसर्ग और संकोच हो गया मूल शब्द। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्रति हो जाएगा उपसर्ग और अच्छी हो जाएगा मूल शब्द। प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के आगे या आंखों से देखा हुआ। तो ये आपके सब अव्ययीभाव समास कहलाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके विग्रह करने पर पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विभक्तियों का लोप होता है। जैसे आप लोगों ने बच्चों कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर। तो यानी कि इन विभक्तियों का जिसमें लोप होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे लिखा विद्यालय, तो यानी कि विद्या के लिए आलय यानी कि के लिए इस विभक्ति में लोप है। विद्यालय का मतलब है जहाँ पर विद्या दी जाती है। ईश्वर भक्त यानी ईश्वर का
भक्त, यानी कि इसमें का विभक्ति का लोप है। देखिए, जीवन साथी यानी कि जीवन हो गया पूर्व पद और साथी हो गया उत्तर, यानी कि इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो जीवन का साथी, इसमें का विभक्ति का लोप है। उसी प्रकार से मन माना, मन हो गया पूर्व पद और माना यानी कि उत्तर पद, तो मन से माना, मन माना यानी कि मन से माना। पाठशाला यानी कि पाठ हो गया पूर्व पद और शाला हो गया उत्तर पद, यानी पाठ के लिए शाला, इसमें के लिए विभक्ति का लोप है। उसी प्रकार से घुड़दौड़ यानी कि घोड़ा हो गया पूर्व पद और दौड़ हो गया उत्तर पद, यानी कि घोड़ों की दौड़, इसमें की विभक्ति का लोप है। अब मैं आपको बताती हूँ कर्मधारा समास क्या कहलाता है। जिस समास में दोनों शब्दों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, कर्मधारा समास कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा पीताम्बर, तो पीला है जो अंबर, यानी कि कर्मधारा समास। यहाँ पे पीला विशेषण है और अंबर यानी कि विशेष, यानी कि विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, इसलिए ये कर्मधारा समास है। चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर कर्मधारा समास है। लेकिन अगर हम पीताम्बर को बोलें कि पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण जी, तो ये फिर बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। या चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख है जिसका अर्थात सीता जी, तो ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। अब बच्चों देखिए, जैसे लिखा नीलकमल, तो नील हो जाएगा पूर्व पद और कमल हो जाएगा उत्तर पद, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष हो जाएगा पूर्व पद और उत्तम हो जाएगा उत्तर पद, यानी कि पुरुषों में है जो उत्तम। अंधविश्वास, अंध हो जाएगा पूर्व पद और विश्वास हो जाएगा उत्तर पद, यानी कि अंधा है जो विश्वास। कर कमल यानी कि कर मीन्स पूर्व पद और कमल यानी उत्तर पद, कमल के समान कर, कर मीन्स होता हाथ। अब मैं आपको बताऊंगी द्विगु समास क्या कहलाते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा जिसने बनने वाले समस्त पद समूह अथवा समाहार का बोध हो, द्विगु समास कहलाते हैं। द्विगु समास की बच्चों सबसे अच्छी पहचान है कि वो संख्या का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए लिखा तिरंगा, तो 3 रंगों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। त्रिकोण यानी कि 3 कोणों का समाहार, तो इसमें ती यानी कि 3 हो जाएगा पूर्व पद और कोण हो जाएगा उत्तर पद। तिरंगा में 3 हो जाएगा पूर्व पद और रंगा यानी कि उत्तर पद। दोपहर यानी कि 2 हो जाएगा पूर्व पद और पहर हो जाएगा उत्तर पद, यानी कि 2 पहरों का समाहार। इसमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये द्विगु समास होगा। अब मैं बताऊंगी आपको द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि दोनों पद बराबर के हों उसे द्वंद्व समास के नाम से हम जानते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था लड़का लड़की, तो यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे लड़का और लड़की। फूल और कांटा, दूध और रोटी, माता और पिता, सीधा साधा यानी कि सीधा और सादा। या हार जीत, तो हार या जीत, चाय या कॉफ़ी, इसमें और या का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी बहुव्रीहि समास क्या कहलाता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो और जो अपने अर्थों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा के विषय में बताता हो, यानी कि दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका विग्रह करने पर अर्थात लगातार अन्य संज्ञा शब्द का नाम दिया जाता है, यानी कि किसी तीसरे पर्सन का नाम दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीताम्बर, तो पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण जी, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जिसका मुख अर्थात सीता जी, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश जी, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और अगर हम इसमें पूर्व पद और उत्तर पद देखें तो गजानन, गज हो गया पूर्व पद और आनन हो गया उत्तर पद। दशानन, 10 हो गया पूर्व पद और आनन हो गया उत्तर पद।
लंबोदर लंबा हो गया पूर्व पद और ओदर हो गया उत्तर पद। तो बच्चों ये समास थे जिसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।